आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सिग्नल डिपार्टमेंट में उपलब्ध सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, किस डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज़ होता है, क्यों दिया जाता है तथा एस&टी स्टाफ द्वारा मेंटेनेंस करने वाले सभी प्रकार के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। मैं अनिल अवस्थी एसएससी सिग्नल STTC गाजियाबाद ट्रेनिंग सेंटर से आपके लिए उपलब्ध हूँ। SIP सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान, SWRD सिलेक्शन टेबल तथा केबल वे प्लान, ये सारे रिकॉर्ड स्टेशन पे कोई सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग चेंज होती है, जैसे मैकेनिकल से पैनल इंटरलॉकिंग की जाए, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जाए, उस समय ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज होकर नहीं बनती हैं। लेकिन सभी का माध्यम एक होता है SIP। सर्वप्रथम SIP में अल्ट्रेशन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। नए सिग्नल अगर लगाने हैं, नए सिग्नल की लोकेशन बदलेगी, सब कुछ टेंटेटिव SIP के माध्यम से उस वर्क को सैंक्शन किया जाता है। फिर उस काम को एग्जीक्यूट करके, कमीशन करके, सारे सिस्टम इंस्टॉल करके, फिर वही इंस्टॉल होने के बाद, कमीशन होने के बाद वही सारे नए गियर्स हम लोग के SIP में परमानेंट हो जाते हैं और SIP का मॉडिफिकेशन होके SIP का नंबर सेम रहता है, बस उसमें मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन या एग्जीक्यूशन जो भी होता है, एक्सटेंशन, वो एग्जीक्यूट होता रहता है समय समय पर, अगर आवश्यकता होती तो, या नया इंस्टॉलेशन किया जाता है तो। SWR स्टेशन वर्किंग रूल, इसमें 12 पैरा तथा 6 अपेंडिक्स होते हैं, जिसमें स्टेशन में सिग्नल का, ट्रेनों का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार की इंटरलॉकिंग दी गई है, कितने स्टाफ ऑपरेटिंग का पोस्टेड है, क्या इसेंशियल इक्विपमेंट हमेशा स्टेशन पर अवेलेबल रहने चाहिए, स्टेशन से संबंधित, ट्रेन संचालन से संबंधित सभी ब्यौरा डिटेल्स इसमें उपलब्ध रहती है। SWRD, इसमें स्टेशन वर्किंग रूल का एक लेआउट होता है जो SIP पर ही बेस होता है। SWRD SIP की ही तरह एक डायग्राम होता है जो ऑपरेटिंग स्टाफ को ट्रेन संचालन की सुविधा से समझाने के लिए दिया जाता है। सिलेक्शन टेबल तथा लॉकिंग टेबल, ये केवल सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए होती है कि किस गियर की, किस सिग्नल की, किस सिग्नल से, किस सिग्नल की किस साइडिंग से, किस सिग्नल की किस पॉइंट से इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की गई है उस यार्ड में, सर्किट के माध्यम से या किसी और माध्यम से। ये सारी टेस्टिंग पर्पस के लिए सिलेक्शन टेबल होती है। पहले सिलेक्शन टेबल बनती है, उसके बाद ही उससे आधार बनाकर, सिलेक्शन टेबल को आधार बनाकर हम लोग अपना सर्किट डिज़ाइन करते हैं, और बाद में सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद सिलेक्शन टेबल को टेस्ट करते हैं कि सभी इंटरलॉकिंग सही प्रकार से सिलेक्शन टेबल में दी गई सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही, काम कर रही है या नहीं काम कर रही। लेकिन अगर वही काम मैकेनिकल यार्ड में किया जाता है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग देते हैं, तो उसके लिए हमें लॉकिंग टेबल बनाते हैं, जिसमें डॉग चार्ट होता है। डॉग चार्ट के माध्यम से हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। स्टेशन कमीशन होने के बाद एक डॉक्यूमेंट और उपलब्ध कराया जाता है एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी के माध्यम से, जो केबल रूट प्लान कहलाता है। ये सभी चीज़ें हर स्टेशन पे उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक स्टेशन की ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल होती हैं, अलग होती हैं। SIP, SWR, SWRD, सिलेक्शन टेबल, ये सभी स्टेशन की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं किसी स्टेशन की सिमिलर नहीं होती। इसमें स्टेशन का नाम,
SIP नाम कब इसका इंस्टॉलेशन हुआ, कब टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग बदली गई, क्या कम्युनिकेशन के माध्यम है, स्टेशन पे क्या क्या कितने पॉइंट हैं, कितने ट्रैक हैं, कितने सिग्नल हैं, कितने लेवल क्रॉसिंग गेट हैं, किस टाइप की ब्लॉक वर्किंग, सारी डिटेल होती है। उसी तरह एक केबल रूट प्लान भी उसी का एक हिस्सा है कि यार्ड में जब सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन के लिए जो सिग्नलिंग केबल डालने के लिए पहले ट्रेंच खोदी जाती है। ट्रेंच का मतलब नाली जो बनाई जाती है सिग्नलिंग केबल डालने के लिए रिले रूम से सभी गियर को कनेक्ट करने के लिए। जो सिग्नलिंग गियर को कनेक्ट करने के लिए जो नाली बनाते हैं उसका रूट पहले डिसाइड करते हैं, वो ऐसे रूट में हो जिसमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग ना पड़ रही हो। कोशिश की जाती है कि कम से कम ट्रैक क्रॉसिंग हो, जिसमें जिस तरफ से कोई OHE या कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ना आ रहा हो उस तरफ से हम लोग सिग्नलिंग की केबल के लिए नाली या ट्रेंच खुदाई की जाती है। उसके लिए पहले केबल रूट प्लान बनाया जाता है कि जो हम लोगों की यार्ड में केबल रिले रूम से जाएगी या रिले हेड से जाएगी या जैसे भी कम्युनिकेट करना होगा, जैसे भी गियर को कनेक्ट करना होगा, तो वो रूट कौन सा होगा। पहले केबल का रूट बनाया जाता है और उसको रास्ते में आने वाले किसी फिक्स स्ट्रक्चर से उसकी डिस्टेंस लिखी जाती है। जैसे OHE मार्क्स है प्लेटफॉर्म से इतनी दूर, अगर ये दोनों ही चीज़ अवेलेबल नहीं है, नॉन आ रही है, तो ट्रैक्स के सेंटर से इतनी दूरी पे हम लोगों की ट्रेंच जा रही है, नाली जा रही है, जिससे हम लोगों की सारी सिग्नल की मेन केबल उसी वे से आगे जा रही है कि इन केस ऑफ फेलियर 10 साल बाद 5 साल बाद कोई फेलियर होता है तो हम केबल रूट प्लान से हमें पता होता है कि ट्रैक से इतनी दूरी पे हम लोग के ट्रेंच है और उस ट्रेंच के अंदर केबल है जिसको हम चेक कर सकते हैं। और उसी ट्रेंच के आगे बीच बीच में जहाँ पे केबल का ड्रम ख़त्म हो जाता है JB प्रोवाइड करते हैं, JB से भी उसका आइडिया लगा रहता है। तो इस तरह हम लोग पूरी उसको केबल रूट प्लान बनाते हैं। केबल रूट प्लान बनाने के बाद यार्ड में जितने के गियर्स होंगे, सिग्नलिंग गियर्स होंगे, उन सब के लिए कितने कोर की केबल, कितने कंडक्टर की केबल उपलब्ध कराई गई है, किस केबल में कितना स्पेयर है, कितना यूज़ में है, क्या सर्किट है, ये सारा डिटेल केबल कोरेज प्लान में हम बनाते हैं। और ये पूरे यार्ड का सेम SIP की तरह यार्ड बना होता है और रिले रूम चिन्हित करके उसी से सारी केबल को शो करते दर्शाया जाता है किस गियर को किस लोकेशन बॉक्स के माध्यम से केबल गई है और उस लोकेशन बॉक्स से कितनी गियर सिग्नल यूनिट को गई है, पॉइंट को गई है, ट्रैक को गई, ये सारी चीज़ें इसमें केबल कोर प्लान के माध्यम से शो करते हैं। अगर सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड है, अगर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी तो फेस की सप्लाई इलेक्ट्रिक इंजन को फेस ऊपर OHE वायर से मिलेगा, कॉन्टैक्ट वायर से मिलेगा, जबकि न्यूट्रल उसको हम लोगों के निगेटिव वेल से मिलेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में सिंगल वेल ट्रैक सर्किट बनाते हैं जो एक वेल को निगेटिव को OHE डिपार्टमेंट द्वारा अर्थ किया जाता है, वही अर्थ करने के बाद वही वेल इंजन को न्यूट्रल देने का काम करती है। तो पूरे यार्ड में ट्रैक सर्किट के लिए स्टैगरिंग की जाती है कि एक ट्रैक की पॉजिटिव अगर लेफ्ट साइड की है तो अगले ट्रैक की पॉजिटिव राइट साइड में होगी। तो इसके लिए एक प्लान पूरा SIP बेस बनाते हैं डबल लाइन शो करते हुए, जिसमें हम लोग ट्रैक बॉन्डिंग कौन सी ट्रैक पे कौन सी वेल निगेटिव होगी और वो आपस में OHE बॉन्डों के द्वारा कनेक्ट दिखाते हैं। इस प्लान को हम लोग ट्रैक बॉन्डिंग प्लान कहते हैं। इससे ये भी चेक हो जाता है कि पूरे यार्ड में स्टैगरिंग है, मतलब एडजेसेंट ट्रैक में पॉजिटिव वेल अगल बगल या एडजेसेंट नहीं है। अगर इसमें लेफ्ट है तो अगले उसमें राइट साइड में पॉजिटिव वेल होगी। स्टैगरिंग भी चेक कर लेते हैं और उसके बाद OHE डिपार्टमेंट अपने OHE बॉन्ड लगाता है या फ्यूचर में गायब होने के बाद लगाता है मिस होने पर, तो भी उसको पता चल जाता है कि निगेटिव वेल यही है ट्रैक बॉन्डिंग के माध्यम से। इसके बाद पैनल डायग्राम सेम एज पैनल की तरह ही
लेआउट बना होता है पैनल डायग्राम में, जिसमें सारे बटन्स का कलर, एलईडी का कलर, किस डोमिनो में कितने इंडिकेशन दिए गए हैं, किस बटन का किस टाइप का कलर है, मेन सिग्नल का कलर, सब्सिडरी सिग्नल, शंट सिग्नल का कलर, पॉइंट का कलर, क्रैंक हैंडल का कलर, काउंटर्स, सबका अलग अलग इंडिकेशन और बटन का कलर इसमें पैनल डायग्राम में शो होता है। ये सेम जब पैनल बनाने के लिए हम लोग उसमें पैनल डायग्राम के माध्यम से ही कंपनी को पैनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। पहले पैनल डायग्राम अप्रूव्ड हो जाता है, उसी के लेआउट के हिसाब से कंपनी पैनल डायग्राम बनाती है और फिर उसको पैनल डायग्राम के साथ ही मैच किया जाता है। जिस टाइप की इंटरलॉकिंग उस स्टेशन पर प्रोवाइड करनी होती ही है, उसी प्रकार से स्टेशन पे सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। अगर पैनल इंटरलॉकिंग ब्रिटिश है तो ब्रिटिश के हिसाब से बनेगा, अगर सीमेंस की है तो सीमेंस के हिसाब से इंडोर सर्किट बनेगा, अगर ईआई है तो ईआई के हिसाब से इंटरफेस कोड बनाया जाएगा। उसी प्रकार की इंटरलॉकिंग का सर्किट बनाया जाएगा जो रिले रूम का सर्किट, इंडोर का सर्किट तथा लोकेशन बॉक्स का सर्किट तथा सभी गियर के कनेक्शन का सर्किट सब स्टेशन पे उपलब्ध होता है। जब भी स्टेशन हैंडओवर लेना चाहिए उस एजेंसी से तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि उस इंस्टॉलेशन या एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी ये सारी चीज़ें कंसर्न स्टेशन को फ्यूचर के लिए सौंप रही है कि नहीं सौंप रही है। सारे ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स उस डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं। लोकेशन बॉक्स डिटेल सर्किट, रिले रूम से लोकेशन बॉक्स पे कितने कोई की केबल गई है, कौन सा सर्किट है लोकेशन बॉक्स में, अगर कोई सर्किट है तो उसकी सर्किट क्या है, उसका सर्किट डायग्राम, ये सारी चीज़ें लोकेशन बॉक्स सर्किट डिटेल में उपलब्ध होती हैं। उस स्टेशन पे ब्लॉक किस टाइप ऑफ ब्लॉक वर्किंग है, उस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को कैसे बाकी रिले के साथ इंटरलॉकिंग किया गया है, एडवांस के साथ, होम के साथ, उस सब का सर्किट और इंटरनल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की वायरिंग का सर्किट, सारी चीज़ों का सर्किट भी स्टेशन पे रिले रूम में ही उपलब्ध होता है और इसको भी चेक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने बताई ये वर्क एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी को स्टेशन पे कमीशन होने के बाद सुपुर्द की जाती हैं, हैंडओवर की जाती हैं उसके द्वारा। और अब मैं बताने जा रहा हूँ जो एसएनटी स्टाफ वहाँ पोस्टेड होगा या पहले से पोस्ट होगा उसको अपने ड्यूटी के दौरान क्या क्या चीज़ों का मेंटेनेंस करना है और किन किन चीज़ों का मेंटेनेंस रिकॉर्ड को समय अंतराल पे जैसा एसईएम में लिखा है अपडेट करते रहना है। इसके अनुसार मेंटेनेंस स्टाफ को ये सारी चीज़ें जो मैं आगे बताऊंगा, ये रजिस्टर्स, ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस रिकॉर्ड के हिसाब से अपडेट करना है। काम मेंटेनेंस करने के बाद पर्टिकुलर उसी रजिस्टर में उसकी एंट्री करके अपडेट करना है। जैसे केबल टेस्टिंग रिकॉर्ड, एक केबल टेस्टिंग रजिस्टर होता है। साल में मेन केबल को एक बार मेगा से टेस्ट करते हैं, कोर टू अर्थ के साथ टेस्ट करते हैं। उसकी रीडिंग पूरी केबल टेस्टिंग रजिस्टर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, लिखते हैं। इसको मेन केबल को साल में एक बार टेस्ट किया जाता है। इसकी लिए मदद के लिए एसएससी जेई भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसके लिए डिस्कनेक्शन लेना अनिवार्य है अगर हम उसको केबल को मेन केबल को टेस्ट कर रहे हैं मेगा के माध्यम से। तो केबल टेस्टिंग रिकॉर्ड में टेल केबल को हम लोग साल में 2 बार टेस्ट करते हैं 6 मंथ के अंतराल पे। मेन केबल को साल में 1 बार तथा टेल केबल को साल में 2 बार टेस्ट करते हैं। मेन केबल रिले रूम से गियर या लोकेशन तक जाती वहाँ तक होती है। लोकेशन से गियर या गियर के अंदर जो इंटरनल वायरिंग होती है वो हो गई टेल केबल, उसको साल में 2 बार चेक करते हैं। 2 बार हम लोग टेस्ट करके ये सारी रीडिंग इस केबल टेस्टिंग रजिस्टर में भरते हैं, लिखते हैं।
इसके बाद नंबर आता है अर्थ टेस्टिंग रजिस्टर। स्टेशन पे, एसएम ऑफिस पे तथा आउटडोर पे जितनी भी सिग्नलिंग की अर्थ लगी होती है, सिग्नल डिपार्टमेंट के अर्थ कनेक्ट होते हैं, उन सभी का हर महीने फिजिकल इंस्पेक्शन करना चाहिए। कोई अर्थ गायब तो नहीं हुआ है, चोरी तो नहीं हुआ, किसी अर्थ का कनेक्शन रस्टी तो नहीं हो रहा, कोई कनेक्शन टूट तो नहीं रहा है। प्लस उसकी रीडिंग साल में 2 बार लेनी चाहिए और अर्थ टेस्टिंग रजिस्टर में उसको एंट्री करना चाहिए। ये सारी चीज़ें साल में 2 बार करनी चाहिए, लेकिन इंस्पेक्शन अर्थ का हर महीने अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के सिस्टम को हाई स्पाइक, हाई वोल्टेज इन सब से बचा के रखती है। इसके बाद है लोकेशन बॉक्स मेंटेनेंस रजिस्टर। इसको साल में 1 बार एंट्री करते हैं। लोकेशन बॉक्स की स्थिति, लोकेशन बॉक्स गल तो नहीं हुआ, टिल्ट तो नहीं होगा, टेढ़ा तो नहीं होगा, उसकी फाउंडेशन तो नहीं ख़राब हो गई, इस टाइप, या उसकी पेंटिंग की बहुत आवश्यकता तो नहीं है। इन सब चीज़ों को हम लोकेशन बॉक्स मेंटेनेंस रजिस्टर में इसकी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेवल क्रॉसिंग मेंटेनेंस रजिस्टर, अगर यार्ड में कोई लेवल क्रॉसिंग 1 है या 1 से ज़्यादा है तो इन सब से संबंधित वायरन, रॉडिंग, पेंटिंग, अलाइनमेंट, इन सब को हम लेवल क्रॉसिंग मेंटेनेंस रजिस्टर में लिखते हैं और अपडेट करते रहते हैं। स्टेशन पे जितने प्रकार के सिग्नलिंग गियर्स लगे हैं, उससे कंसर्न एसेट्स लगे हुए हैं, उन सबको हम लोग एसेट्स रजिस्टर में लिखते हैं। कितने लोकेशन बॉक्स लगे हुए हैं, कितने हाफ लगे हुए हैं, कितने फुल लगे हुए हैं, कितने सिग्नल यूनिट लगे हुए हैं, कितने एस्पेक्ट के हैं, ये 3 एस्पेक्ट है, 2 एस्पेक्ट है, 4 एस्पेक्ट है, कितने प्रकार के एलईडी लगी हुई हैं, लाल कितनी लगी हुई हैं, येलो कितनी लगी हुई हैं, ग्रीन कितनी लगी हुई हैं, आईपीएस कितने लगे हुए हैं, आईपीएस में मॉड्यूल्स कितने, डीसी कन्वर्टर्स कितने लगे हुए हैं, बैटरी बैंक कितने हैं, कितने एच की कितनी बैटरी है, नंबर ऑफ रिलेस कितने हैं, क्यू सीरीज के 8F 8B के कितने हैं, 12F 4B के कितने हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें एसेट्स में, पैनल, ये सारी चीज़ें सिग्नल डिपार्टमेंट के जितने एसेट्स उस स्टेशन में इंडोर प्लस आउटडोर में लगे हुए सारी चीज़ों को हम लोग एसेट्स रजिस्टर में दर्शाते हैं और इसको हर साल मंथली चेक करते हैं। अगर सोलर पैनल लगे हुए तो सोलर पैनल, डीजी सेट लगा है तो डीजी सेट, उसको उसकी रेटिंग के हिसाब से, बीए के हिसाब से शो करते रहते हैं। एक बहुत जरूरी अगला रजिस्टर है सिग्नल इम्प्लांटेशन रजिस्टर, जो सेंटर ऑफ ट्रैक से, जैसे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ ट्रैक से सिग्नल यूनिट की डिस्टेंस मिनिमम परमिसिबल है 2.36 मीटर या 2360 mm। कम से कम इतनी दूरी पर ही सिग्नल यूनिट को लगाना चाहिए सेंटर ऑफ ट्रैक से। ये ऐसा माना जाता है कि अगर 2360 mm की दूरी पर सिग्नल का कोई स्ट्रक्चर लगा हुआ है, किसी मालगाड़ी का या किसी लोडेड गाड़ी का अगर दरवाज़ा किसी वजह से ओपन रह जाता है तो उससे अपने सिग्नल को कोई डैमेज नहीं होगा, अगर वो सेंटर ऑफ ट्रैक से 2.36 मीटर या 2360 mm की दूरी पर यूनिट लगा हुआ है तो। लेकिन अगर कोई सिग्नल 2 लाइन के बीच में है, मेन लाइन के बीच में, दोनों मेन लाइन के बीच में है या मेन लाइन लूप लाइन के बीच में है, तो उस स्थिति में अगर जगह कम होने पर या 2.36 मीटर अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में हम सिग्नल को दूसरे डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं या लूप मेन लाइन की तरफ प्रॉपर क्लियरेंस रखते हुए लूप लाइन की तरफ उसकी डिस्टेंस को कम कर देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अलग CRS सेंक्शन अलग से शो करते हुए लेनी पड़ती कि इस कंडीशंस पे हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है, ताकि उस केस में ये सारे केस कितने सिग्नल हम लोगों के इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इन्फ्रिंज करने का मतलब है कि वो 2.36 मीटर से कम है,
तो ये सारे यार्ड में जितने भी सिग्नल लगे होंगे सारे सेंटर ऑफ ट्रैक से सभी की डिस्टेंस इस रजिस्टर में मेंशन की होगी, प्लस साइड पे सिग्नल यूनिट के शू पे भी वो डिस्टेंस एरो के माध्यम से शो की जाती है कि लेफ्ट साइड के सेंटर ऑफ ट्रैक से कितनी दूर है और राइट साइड के सेंटर ऑफ ट्रैक से इस सिग्नल की डिस्टेंस कितनी है। ये सारे रिकॉर्ड्स स्टेशन पे उपलब्ध रखे जाते हैं। ट्रैक सर्किट मेंटेनेंस रजिस्टर, इसमें ट्रैक से संबंधित सभी पैरामीटर्स होते हैं, फीड एंड व्हील एंड के पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और इसी से संबंधित ट्रैक हिस्ट्री कार्ड, जिसको साल में 2 बार अपडेट करते हैं, 2 बार, उसमें एक बार ड्राई में एक बार वेट वेदर में। उसमें बैलास्ट रेजिस्टेंस, रेल रेजिस्टेंस, सभी टाइप के जो रेजिस्टेंस है उनका कैलकुलेशन करके उसकी भी वैल्यू उसमें भरी जाती है। वो JESSE के साथ ही ट्रैक हिस्ट्री कार्ड को किया जाता है। लेकिन ट्रैक सर्किट मेंटेनेंस रजिस्टर को हर 15 दिन में इसको चेक करके इसकी एंट्री की जाती है कि रिले एंड पे R1 R2 पे जो भी वैल्यू SEM के माध्यम से दी गई है मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 250%, 300%, जो भी प्रेस्क्राइब है उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ट्रैक सर्किट मेंटेनेंस रजिस्टर में ट्रैक की जो बैटरी लगी होती है उनका ग्रेविटी, वोल्टेज, इंडिविजुअल चार्जर का आउटपुट, करंट, इनपुट, ये सारे पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू जिस पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस को सेट कर रखा है, फीड एंड पे करंट, रिले एंड पे करंट, उससे ट्रैक के में फ्लो होने वाले लीकेज का भी पता चल जाता है कि वो ट्रैक में करंट का लीकेज ज़्यादा तो नहीं है, बॉन्ड वायर की क्या स्थिति है। सारे पैरामीटर्स हमको ट्रैक सर्किट मेंटेनेंस रजिस्टर में लिख कर अपडेट करते रहना चाहिए। इसी प्रकार ट्रैक से संबंधित एक कुछ पैरामीटर बैलास्ट से संबंधित पॉइंट एंड क्रॉसिंग रजिस्टर, जो हर 3 महीने के समय अंतराल पर JESSE द्वारा PWI के साथ जॉइंटली किया जाता है। ट्रैक की स्थिति के विषय में ग्लूट जॉइंट के लिए, RDSO के जॉइंट के लिए भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग रजिस्टर में मेंशन किया जाता है, एंट्री किया जाता है, जिसके बाद PWI उसको अटेंड कर ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पैरामीटर जो अगर जिनकी वजह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैक की वजह से हम लोग को समस्या होती है, वो JESSE के माध्यम से पॉइंट एंड क्रॉसिंग में मेंशन कर दिया जाता है, जिसको PWI अतिशीघ्र अटेंड करता है। अगला पॉइंट मशीन मेंटेनेंस रजिस्टर, जैसे मैंने बताया पॉइंट टर्नआउट से संबंधित जॉइंटली इंस्पेक्शन PWI के साथ पॉइंट एंड क्रॉसिंग रजिस्टर में होता है। क्या ओपनिंग है, कितनी होनी चाहिए, कितने स्लीपर तक हाउसिंग है, ये सारी चीज़ें PWI के साथ जॉइंटली होती हैं। और पॉइंट मशीन तथा बीट टेस्ट या गेज टेस्ट 5 mm, 3.25, 1.65 mm पे जो हम लोग करते हैं, उस सब को हम लोग चेक करके पॉइंट मेंटेनेंस रजिस्टर में लिखते हैं कि इतने बीट पे इस पॉइंट में क्या ऑपरेशन हुआ, क्या डिटेक्शन आया है या नहीं आया। ये हम लोग 15 डेज में इसका मेंटेनेंस करने के बाद इसकी वैल्यू लिखते हैं। नॉर्मल करंट क्या है पॉइंट की ऑपरेशन के समय, नॉर्मल से रिवर्स क्या है, रिवर्स से नॉर्मल क्या है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है। जब ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं उस समय दोनों साइड में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट मेंटेनेंस रजिस्टर में एंट्री करते हैं और हर 15 दिन में इसको अपडेट करते रहते हैं, ताकि हम लोगों को हर पॉइंट की बिल्कुल सही जानकारी रजिस्टर के माध्यम से पता चलती रहे कि इस पॉइंट में ये कमी है या अगले महीने हमें इस पॉइंट में ये कमी को सुधार दें, तो ये समस्या परमानेंट समाप्त हो जाएगी। तो जब हम मेंटेनेंस करेंगे, रिकॉर्ड रीडिंग करेंगे, तो हमें इस चीज़ों की जानकारी बिल्कुल सही प्रकार से होगी और रिकॉर्डेड होगी, तो याद रहेगा, या याद न रहने पे हम उसको रजिस्टर ओपन करके चेक कर सकते हैं। LED सिग्नल मेंटेनेंस रजिस्टर, यार्ड में जो सिग्नल लगे होते हैं, जितने प्रकार की LED लगी होती हैं, तो हर सिग्नल वाइज
एलईडी का करंट वोल्टेज, सब कुछ इस रजिस्टर में चेक करते हैं। दूर का सिग्नल है, कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, कितनी एलईडी द्वारा करंट ड्रा की जा रही है, जिससे हम लोग ईसीआर पिकअप होने में कोई समस्या तो नहीं है। इस प्रकार की सारे पैरामीटर्स इस रजिस्टर के माध्यम से हम चेक कर लेते हैं कि एलईडी में इतने प्रतिशत एलईडी जल रही होगी तो लगभग इतने प्रतिशत करंट फ्लो होगी, जिससे हम लोगों को बिल्कुल सही आइडिया करंट के माध्यम से लग जाता है। कहीं वोल्टेज कम तो नहीं पहुंच रही सिग्नल पर, जिसकी वजह से एलईडी का ग्लो कम है, ये भी हम इसमें पहुंचने वाले वोल्टेज के माध्यम से चेक कर लेते हैं। स्टेशन पे ब्लॉक सेक्शन में अगले स्टेशन से कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक वर्किंग जो लगाते हैं, उसका भी मेंटेनेंस का रजिस्टर होता है। जिस टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा है उसी टाइप का मेंटेनेंस शेड्यूल, मेंटेनेंस शीट उसी कंपनी के माध्यम से मिल जाती है, जिसको हम अपने एक अलग से रजिस्टर में कॉलम के माध्यम से बना लेते हैं और हर मंथली उससे संबंधित पैरामीटर्स हम उस मेंटेनेंस शीट में भरते रहते हैं और उसको उच्च अधिकारियों द्वारा चेक कराते रहते हैं। अगर यूएफएसबीआई लगा है तो उसके पैरामीटर्स, बीपीएससी लगा है तो उसके पैरामीटर्स, अगर एसजी इंस्ट्रूमेंट लगा है तो उसके पैरामीटर्स, जिस प्रकार का भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा है उसके से संबंधित जो मेंटेनेंस शीट अवेलेबल होती है, दी जाती है कंपनी के माध्यम या रेलवे के माध्यम से, उसके अनुसार हम मेंटेनेंस शेड्यूल में, रजिस्टर में वो सारी चीज़ें कॉलम वाइज डिस्क्राइब करके हर महीने उसको अपडेट करते रहते हैं। अगर स्टेशन मैकेनिकल इंटरलॉकिंग नहीं है, पैनल इंटरलॉकिंग है या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, तो उस केस में पैनल टेस्टिंग एक रजिस्टर होता है, जिसमें हर महीने कुछ रूट चेक करके उनको कॉन्फ्लिक्टिंग रूट के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं कि एक सिग्नल लेने पे उसका कॉन्फ्लिक्टिंग रूट नहीं आना चाहिए। अगर वो सिलेक्शन टेबल में लॉक है तो लॉक दिखाया गया, तो इस चीज़ को भी हम लोग हर महीने कुछ सिग्नल करते हुए साल में पूरा पैनल चेक करने को इस रजिस्टर के माध्यम से एंट्री करते रहते हैं। जो सिग्नल चेक करेंगे उसकी सही पाया गया, क्या स्थिति रही, ये सारी चीज़ें पैनल टेस्टिंग रजिस्टर में लिखते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं और एक साल के अंदर पूरे पैनल की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अगला है SI4 रिकॉर्ड रजिस्टर। ये एक अलग से बनाया गया रजिस्टर होता है, जिसमें जो हम ऑपरेटिंग स्टाफ को मेंटेनेंस करने के लिए डिस्कनेक्शन की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट बताते हैं, कितने समय का इस गियर का डिस्कनेक्शन चाहिए, हमें ये काम करना है। उसमें उन सब का रिकॉर्ड होता है कि महीने में इतने डिस्कनेक्शन सिग्नल विभाग के कर्मचारी द्वारा दिए गए, इतने अलाउ हुए, इतने डिसअलाउ हुए तो क्यों हुए, क्या ऑपरेटिंग ने दिया नहीं या सेंट्री स्टाफ ने मना कर दिया लेने से। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी मंथली उसमें अपडेट होती रहती है, इसलिए डेली का डेली SI4 रजिस्टर को भी अपडेट कराते रहना चाहिए। या कोई जरूरी सिग्नल या सिग्नल का संबंधित गियर छूटा तो नहीं है पूरे महीने में, जिसका डिस्कनेक्शन होना आवश्यक था और किसी वजह से वो छूट गया है, तो ये सारी चीज़ें मंथली समरी में बनाते वक्त ये चीज़ें भी उसमें विजिबल हो जाती हैं, कर्मचारी को पता चल जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। SI1 ESM द्वारा, SM द्वारा, JE द्वारा जो मेंटेनेंस डेली का वर्क है, उस स्टेशन पे जाने के बाद उसने आज दिन में क्या मेंटेनेंस का काम किया, मेंटेनेंस का काम नहीं किया, कोई अल्ट्रेशन किया, कुछ भी किया, वो अपनी डेली मेंटेनेंस डायरी में लिखेगा कि आज मैंने इस स्टेशन पे जाके ये काम किया। ये सब अपने हेल्पर की अटेंडेंस के साथ ये चीज़ लिखेगा कि सुबह मैं इतने बजे ड्यूटी पे आया, मैंने शाम को 5 बजे तक ये काम किया, इस गियर का डिस्कनेक्शन लेके क्या मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस के अलावा और कोई गतिविधि होगी वो भी नोट करेगा। ये सारी चीज़ें SI1 मेंटेनेंस रजिस्टर में लिखी जाती है। सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, ये यार्ड एग्जिस्टिंग यार्ड में उपलब्ध सभी सिग्नल गियर्स की इंटरलॉकिंग किस टाइप की है, कौन सी
इंटरलॉकिंग दी गई है स्टेशन में, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको ये बताता है इस SIP के माध्यम से कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, टोटली इलेक्ट्रिकल है, टोटल मैकेनिकल है। ये सारी चीज़ें SIP के माध्यम से या SIP को खोल के देखने से तत्काल सिग्नल स्टाफ को समझ में आ जाता है। ये SIP में पूरी तरह से विजिबल होता है, दिखाई देता है। SIP में क्या क्या सिग्नल की डिटेल्स होती है, नंबर ऑफ स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, शो होते हैं, उसमें उनकी मार्किंग होती है, कौन सा सिग्नल कितनी दूरी पर कहाँ पे लगा हुआ है, कितने एस्पेक्ट का है, किस डायरेक्शन के लिए है, उससे कंसर्न या कनेक्टेड कौन सा सिग्नल है, क्या एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट होगा कि ये सिग्नल अगर ग्रीन होगा तो उसके आगे और पीछे वाले सिग्नलों का क्या एस्पेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें SIP में होती हैं। डिस्टेंट सिग्नल अगर लगा हुआ है, परमिसिबल सिग्नल, उसकी क्या लोकेशन है, वो कितने एस्पेक्ट का है, वो केवल होम से कनेक्टेड है या किसी और भी सिग्नल से कनेक्टेड है या क्लब अप है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस स्टेशन पे गेट गुमटी से या अगले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से, अगले स्टेशन के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से क्या कम्युनिकेशन का माध्यम है, कितनी साइडिंग्स है, कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट नॉन इंटरलॉक्ड हैं, कौन सा ट्रैक या यार्ड नॉन पैक सर्किट है, किस लाइन को क्या नाम दिया गया है, बर्थिंग ट्रैक में किस प्लेटफॉर्म को कौन से लाइन के नाम से SIP में दिया गया है, कितने ट्रैक सर्किट हैं, क्या डायरेक्शन होगा, कौन सा सिग्नल ब्लॉक कंट्रोल होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा कनेक्टेड सिग्नल होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन SIP में दी होती। कितने टाइप के शंट सिग्नल हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट शंट होगा, कौन सा डिपेंडेंट शंट होगा, यार्ड में कितने टाइप के रूट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, मल्टी लैंप वाले, स्टेंसिल वाले लगे हैं, जंक्शन टाइप वाले लगे हैं, कितने टाइप के रूट इंडिकेटर्स हैं, ये भी SIP के माध्यम से ही पता चलता है। अगर यार्ड में कोई रिपीटर सिग्नल लगा है प्लेटफॉर्म लंबा होने से, तो उसकी भी जानकारी SIP में दी जाएगी। स्टॉप बोर्ड अगर कोई लगा हुआ है तो स्टॉप बोर्ड की जानकारी भी SIP के माध्यम से दी जाएगी। अब इसमें अगर किसी नया स्टेशन नई SIP बनाते हैं तो उसमें नंबरिंग के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं। सिग्नल किसी भी नए यार्ड का अगर मैकेनिकल से उसको इलेक्ट्रिकल करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें नंबरिंग अलॉटमेंट करते हैं, उस सिग्नल को नंबर प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्नल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रैक्स बढ़ जाएंगे, पॉइंट एज इट इज़ रहेंगे, बस वो मोटर ऑपरेटेड हो जाएंगे। तो उस केस में सिग्नल अगर लेफ़्ट टू राइट है तो उसको ऑड नंबर देंगे, 1 से लेके काउंट करते हुए ऑड नंबर तक ले जाएंगे। अगर राइट से लेफ़्ट जब चालू करेंगे तो उसको इवन नंबर देंगे, मतलब लेफ़्ट का पहला सिग्नल, लेफ़्ट साइड से पहला सिग्नल लेंगे उसको 1 नंबर देंगे, और लास्ट वाला राइट की तरफ जाने पे उसको जहाँ तक सिग्नल कवर करने जितने सिग्नल उस हिसाब से लास्ट वाले को ऑडी का लास्ट नंबर ऑड नंबर देंगे, लास्ट वाला डिजिट देंगे। उसके बाद इनके बीच का मान लीजिए 1 से लेके 40 तक शो किया है तो 1 से लेके 39 तक लेफ़्ट टू राइट सिग्नल के नंबरिंग करेंगे, और 2 से लेके 40 तक हम राइट टू लेफ़्ट वाले सिग्नल को नंबरिंग अलॉट करेंगे। इसके बाद आएगा 40 के बाद 40 के बाद हम लेंगे पॉइंट्स को। पॉइंट में भी सेम सीक्वेंस है, 41 से 99 तक लेफ़्ट टू राइट लेंगे तथा 42 से 100 तक हम राइट टू लेफ़्ट लेंगे, पॉइंट का नंबरिंग। इसी उसके बाद जो आगे की संख्या होगी वो हम अगले अगले गियर को लेते जाएंगे। अगर ये बड़ा यार्ड है तो सिग्नल को हम लेंगे 1 से लेके 40 तक, फिर शंट सिग्नल को लेंगे, फिर पॉइंट को लेंगे, फिर उसके बाद ट्रैक सर्किट का नंबर तो सिग्नल के हिसाब से पॉइंट के हिसाब से होता है, लेवल क्रॉसिंग गेट का नंबर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिग्नल मेन सिग्नल का नंबर लेंगे, फिर शंट सिग्नल का नंबर लेंगे। 1 से 40 लिया, फिर 40 से 100 शंट सिग्नल का हो गया, फिर 100 से 120 150 जितने पॉइंट होंगे उस हिसाब से पॉइंट को, फिर उसके बाद साइडिंग पॉइंट जो नॉन इंटरलॉक है,
या हैंड ऑपरेटेड है, फिर उसके बाद लेवल क्रॉसिंग गेट को, ये सीक्वेंस हम लोग इसको रखते हैं। ये मैंने टेबल के माध्यम से समझाया भी हुआ है। पॉइंट्स ऐसा इसमें शो किया जाता है कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है पॉइंट्स या मैकेनिकली है। इंडिकेशन इसमें पॉइंट का इंडिकेशन सेट होने का इंडिकेशन ईपीडी के माध्यम से लिया गया है या पॉइंट के माध्यम से ही आ रहा है और पॉइंट मशीन लगी हुई, ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट में शो होती हैं। ब्लॉक सेक्शन के डिटेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, किस टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। ब्लॉक सेक्शन में एक्सेल काउंटर लगा हुआ है, SSDAC लगा हुआ है। फॉलिंग मार्क कहाँ से है, ट्रैक सेक्शन ब्लॉक सेक्शन के बीच में IBS है, ऑटोमेटिक सेक्शन है, ऐसा कुछ है लगा हुआ है, तो उसकी जानकारी, और ट्रैक सेक्शन की लिमिट क्या है, इन सब की जानकारी भी SIP में होती है। लेवल क्रॉसिंग गेट लिफ्टिंग बैरियर टाइप का है, स्विंग टाइप का है, उसका स्टेशन से किस तरह से कम्युनिकेशन है, वो इंटरलॉक है कि नॉट इंटरलॉक है, स्टेशन से किस सिग्नल के बीच में उपस्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, लेवल क्रॉसिंग गेट की नॉर्मल कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें, किस क्लास का गेट है, T2 लॉक से कंट्रोल है या ELV लग गया है, ये सारी चीज़ें उसमें SIP में मेंशन होती हैं। स्लॉटिंग से कंट्रोल है या T2 लॉक से कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें उसमें वो शो होती हैं SIP में। सिग्नलिंग फीचर्स में ऊपर इंडिकेट किया जाता है कि सेंटर लॉकिंग है, मतलब सेंटर इंटरलॉकिंग है, या जैसे EI मेन EI है, सेंट्रल EI है या डिस्ट्रीब्यूटेड EI है, इसी टाइप से पैनल भी होता है। सेंट्रल पैनल एक ही पैनल होगा, पूरे स्टेशन को कंट्रोल करेगा, या एंड पैनल केबिनों में भी पैनल लगा होगा जो मेन स्टेशन को स्लॉट देंगे एक दूसरे को। जैसे मैकेनिकल में केबिन के माध्यम से स्लॉटिंग के माध्यम से सिग्नल को लोअर करते हैं, तो उस टाइप से ही एंड पैनल भी हो सकता है, सेंट्रल पैनल भी हो सकता है, मेन EI भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड EI भी हो सकती है। ये सारी जानकारी भी SIP में दिया जाता है। ग्राउंड फ्रेम कौन सा है, ग्राउंड फ्रेम है अगर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है तो नंबरिंग गेट क्या है, इंटर सिग्नल डिस्टेंस, आपस में सिग्नल की डिस्टेंस क्या है, ये भी इसमें लिया होता है। जब भी हम एक्सटेंशन करते हैं, एडिशन करते हैं किसी यार्ड का, तो उसके लिए अगर 2 लाइन स्टेशन है, हमें उसे 4 लाइन स्टेशन या डबल लाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं ESP को, इंजीनियरिंग साइट प्लान को। पहले ESP अप्रूव्ड होती है, उसके बाद ESP को मेन आधार बनाते हुए, मेन कंसीडर करते हुए हम उसको लेके अपने नए सिग्नल को उसमें ESP में शो करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, मार्क करते हैं, और फिर उसमें पूरी यार्ड की इंटरलॉकिंग शो करने के बाद, जैसे मैंने पहले चीज़ें बताई, वो सारे सिग्नल सारा लेआउट बनाने के बाद वो SIP के नाम से अप्रूवल के लिए जाती, जिसको टेंटेटिव SIP के नाम से अथॉरिटीज़ के पास सेंक्शन होने के लिए जाती। जब तक वो स्टार लाइन कमीशन नहीं हो जाती, वो टेंटेटिव SIP ही रहती है और मेन आधार उसका ESP रहता है। ESP में जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें, ग्रेडियंट, पॉइंट की पोजीशन, CSR, प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितनी दूर पे कौन सा पॉइंट है, क्योंकि ESP में सिग्नल का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता, केवल लेआउट होता है, यार्ड का लेआउट होता है। ट्रैप पॉइंट्स हैं तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, साइडिंग है तो कितनी लंबी साइडिंग है, ये साइडिंग का मूवमेंट किधर से है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ESP में अवेलेबल होती। ब्रिज या है, टनल है, कुछ है, ये सारी चीज़ें ESP को आधार बना के ही, ESP यार्ड का असली लेआउट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होता है। लेवल क्रॉसिंग गेट स्टेशन से कितनी दूर पे, ये सारी डिस्टेंस का आधार ESP ही माना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन
फीचर्स आ जाते हैं। अगर वो स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड है तो एसी ट्रैक्शन फीडर स्टेशन कौन सा है, बूस्टर ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगे हुए हैं, किस लोकेशन पे बूस्टर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रैक्शन सब स्टेशन आसपास कहाँ पे है, उस स्टेशन पे न्यूट्रल सेक्शन है तो कहाँ पे है, क्या उसकी मार्किंग है, कहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन अवश्य होता है, वो कहाँ पे है, किस साइड में है, अप में है कि डाउन में है, किधर बनाया हुआ है, या प्लेटफॉर्म से कितनी दूर है, और लिमिट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई भी नया वर्क अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन या एडिशन करते हैं तो जो चीज़ हम उस SIP में चेंज करेंगे, नई जोड़ेंगे तो उसको रेड पेन से उसको दिखाएंगे। रेड पेन मतलब न्यू एडिशन। अगर कोई चीज़ ग्रीन पेन से बनी गई है तो इसका मतलब उसको डिलीट करना है, रिमूव करना है। अगर ब्लू से है तो इसका मतलब है एडिशन नॉट प्रेजेंट। एडिशन करना है लेकिन अभी अवेलेबल वहाँ पर नहीं है, ये केवल डाटा बेस के लिए ब्लू कलर है। मेन यूज़ हम लोगों के लिए रेड और ग्रीन है। रेड मतलब इनकॉर्पोरेट करना, ग्रीन मतलब उसको वहाँ से हटाना या उस जगह से वो चेंज करके हटा दिया गया। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मेन सिग्नल की क्या पोजीशन होगी, किस नाम से उन सिग्नलों को कहा गया, होम सिग्नल कहा गया, स्टार्टर कहा गया, रूटिंग होम बोला गया, एडवांस बोला गया, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। स्टैंडर्ड सिग्नल प्रोफाइल, ग्राउंड से कितनी दूर पे क्या कितनी लंबा यूनिट लगेगा, ये सारी चीज़ें। ओवरलैप, फॉलिंग मार्क, क्लीवेंस पॉइंट, किस पॉइंट को क्लियर करने के बाद पीछे का रूट बैकलॉकिंग इफेक्टिव नहीं होगी। CSR, प्लेटफॉर्म की स्टैंडिंग रूम कितना है प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई और एडवांस या मॉडर्न सिग्नलिंग वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है जैसे AWS या TPWS, ये सारी जानकारियाँ SIP में उपलब्ध होंगी। ट्रेन डिटेक्शन के लिए SHDAC या क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें दिखाई जाएंगी। HWR में SIP के पास अगला HWR है स्टेशन वर्किंग रूल। जैसे इसमें मैंने बताया 12 पैरास एंड 6 अपेंडिक्स। 12 पैरा क्या क्या होते हैं SWR में, मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो सिग्नलिंग प्लान हो गया, डायग्राम हो गया, SWRD हो गया, जिसमें स्टेशन के वर्किंग से संबंधित, डायरेक्शन से संबंधित, सिग्नल से संबंधित लेआउट शो किया जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेशन, स्टेशन की लोकेशन क्या है, पिछले रियल और एडवांस स्टेशन से कितनी दूरी पर है, समुद्र तल से क्या गहराई है, कब इस स्टेशन को बनाया गया था, सारी जानकारी, किस टाइप स्टेशन, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, सारी कितने लाइन का, रनिंग लाइंस का, हर लाइंस की क्या कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेशन में उपलब्ध रहती हैं। सिस्टम एंड मीन्स ऑफ वर्किंग, किस टाइप की सिग्नल की इंटरलॉकिंग उसमें प्रोवाइड की गई है, सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, किस टाइप की इंटरलॉकिंग है, कितनी से स्टेशन के अंदर स्पीड है, सेक्शन स्पीड क्या है, स्टेशन पे क्या इसकी स्पीड लूप लाइन के लिए, क्या मेन लाइन के लिए है, सारी डिटेल उसमें उपलब्ध होती है। टेलीकम्युनिकेशन, स्टेशन से संबंधित लेवल क्रॉसिंग गेट, अदर स्टेशन, या अगर वो जंक्शन स्टेशन है तो दूसरे तरफ स्टेशन में क्या कम्युनिकेशन का माध्यम है, क्या क्या कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम बनाया गया है, वो सारी जानकारी SWR में होती है। ट्रेन वर्किंग, ट्रेन को संचालन इस स्टेशन में किस पद्धति से किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, इसका पूरा गाइडलाइन SWR में उपलब्ध होती है। कौन कौन सी ब्लॉकिंग लाइंस हैं जिनमें लोड को स्टेबल किया जाता है, या किस लाइन की क्या कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें भी उसमें लिखी होती हैं। इस स्टेशन पे किस प्रकार की संटिंग, किस मूवमेंट पे संटिंग कराई जा सकती है, किस मूवमेंट पे संटिंग को रोका गया है, ये सारी जानकारियाँ भी SWR में उपलब्ध होती हैं।
सभी प्रकार के जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं। विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट VTO का भी वर्णन होता है। VTO फॉगी वेदर में मेनली बनाते हैं कि कोहरे के समय मिनिमम सिग्नल कितनी दूर से दिखेगा, वो VTO राउंड करके उसको ऑपरेटिंग स्टाफ द्वारा बनाया जाता है। इसेंशियल इक्विपमेंट, हर समय क्या क्या मिनिमम इक्विपमेंट हैं जो स्टेशन पे हमेशा उपलब्ध होने चाहिए, वो भी इसमें होते हैं। सारे इक्विपमेंट्स के नाम लिखे होते हैं, चाबी, झंडी वगैरह, पैडलॉक, ये सारी चीज़ें, क्लैंप इसेंशियल इक्विपमेंट में आते हैं। और नेम ऑफ फॉग सिग्नल मैन, कोहरे के समय जो स्टाफ, जो रेलवे स्टाफ इस पर ड्यूटी करता है, उन सब के नाम भी इसमें लिखे होते हैं, मेंशन किए होते हैं कितना स्टाफ पोस्टेड है एज ए फॉगमैन। अपेंडिक्स, SWR में अपेंडिक्स मैंने बताया 6 ABCD करके स्टार्ट होते हैं। ए अपेंडिक्स में क्या चीज़ होती है? वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट। अगर स्टेशन पे कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है तो उसकी किस टाइप की वर्किंग होगी, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा उसको, किस तरह से उसका कम्युनिकेशन है, नॉर्मल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें अपेंडिक्स ए में लिखा होता है। बी में सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग। अपेंडिक्स बी में कौन सा सिग्नल का इंटरलॉकिंग दिया गया है, ये अपेंडिक्स बे में, और इसको किस तरह से संचालित करना है, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इसको ट्रेन संचालन के लिए किस तरह से इसको ऑपरेट करना है, ये सारी जानकारी होती है। सी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, स्टेशन में सभी प्रकार के कम्युनिकेशन किस प्रकार से दिए गए हैं। OHE है तो OHE का TPC कंट्रोल होगा, कंट्रोल फ़ोन कितने हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या नंबर्स हैं, गेट को किस तरह कम्युनिकेट किया गया, अगल बगल के स्टेशन को किस तरह से कम्युनिकेट किया गया, ये सारी जानकारी टेलीकम्युनिकेशन में उपलब्ध होगी। अपेंडिक्स डी, ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ, उस स्टेशन पे जो स्टाफ पोस्टेड है, पोर्टर, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, SS, उन सब की क्या क्या ड्यूटी है, क्या रोस्टर है, ये सारी चीज़ें अपेंडिक्स डी में उपलब्ध होंगी। ई में एसेंशियल इक्विपमेंट्स हो गया, क्लैंप, पैडलॉक, जंजीर इन केस ऑफ इमरजेंसी, वुडन ब्लॉक, झंडी, सभी प्रकार के लैम्प्स, ये सारी चीज़ें इसेंशियल इक्विपमेंट्स में होंगे। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, फॉग सिग्नल मैन, जो फॉगी वेदर के समय जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी या जो लोग कार्यरत होते हैं। G&SR रेलवे की सुरक्षित संचालन के लिए जनरल सब्सिडारी रूल बनाया गया है। इसमें सभी डिपार्टमेंट को कार्य करने की गाइडलाइंस इसके माध्यम से दी गई हैं। मेन चीज़ें इसमें रूल्स अप्लाइंग फॉर रेलवे सर्वेंट पे क्या क्या नियम एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या सिग्नल की लोकेशन क्या होगी, क्या सिग्नल को किस तरह से पहचाना जाए, किस एस्पेक्ट पे क्या कलर होगा, मैकेनिकल सिग्नल का क्या आइडेंटिफिकेशन है, कलर लाइट का क्या है, ये सारी चीज़ें। वर्किंग ऑफ ट्रेन्स, जनरली सामान्यतः ट्रेन किस ब्लॉक पद्धति पे किस उस सेक्शन में काम कर रही हैं, या अगर उस पद्धति पे है तो क्या नियमावली उन पे लगाई जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें शो होती। कंट्रोलर वर्किंग ऑफ स्टेशन ABCD सभी का किस तरह से उनको डिस्क्राइब करके अगर जिस श्रेणी में आते हैं उस हिसाब से G&SR के हिसाब से काम करेंगे। एक्सीडेंट होने पर या न्यूजुअल कंडीशन होने पर स्टेशन में क्या ड्यूटी होगी, स्टेशन को किस तरह से ट्रेन संचालन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ, सिस्टम ऑफ वर्किंग, ट्रेन के संचालन की पद्धति 6 हैं, उस 6 को डिटेल में इसमें बताया गया है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम, ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम, वन ट्रेन वनली सिस्टम, ब्लॉक वर्किंग, परमानेंट वे एंड वे वर्क्स। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा किसी ट्रैक पे कोई काम किया जा रहा है या उससे डबलिंग या कोई वर्क चल रहा है, उससे संबंधित भी गाइडलाइन इसमें दी गई हैं कि उसको करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेंगी, क्या प्रोसीजर अपनाते हुए उस डिपार्टमेंट को काम करना। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में यह इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन कमीशन होता है, तो उसको क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन करना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
अब कोई नया इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले वहाँ की साइट की स्थिति जानने के लिए एक सर्वे टीम बनाई जाती, जिस एजेंसी को उस काम को करना है, एग्जीक्यूट करना है या कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको इंस्टॉल करके कमीशन करना है, वो एजेंसी अपने कंसर्न जिस डिपार्टमेंट का उस सेक्शन में काम होगा उन सबको मिला के एक सर्वे टीम बनाएगी। सर्वे टीम उस पूरे सेक्शन में एक तरफ से वॉक करते हुए, पैदल चलते हुए, हर चीज़ का सर्वे करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स में उसकी एंट्री करते हुए चलेगी कि किस टाइप का स्टेशन कौन सा मिला, कितने लाइंस का है, उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी जगह है, लाइन एक्सटेंशन के लिए एडिशनल लूप के लिए कितनी जगह है, कितने लंबे लंबे ब्लॉक सेक्शन है, ब्लॉक सेक्शन के बीच में क्या कम्युनिकेशन का साधन उपलब्ध किया जा सकता है, क्या पावर सप्लाई वहाँ पे उपलब्ध है, उसकी क्या रिलायबिलिटी है। इस टाइप की पूरी जानकारी हर डिपार्टमेंट अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को देगा। इस प्रकार सर्वे टीम उस चीज़ को चेक करती है। यार्ड के अंदर कितने टर्नआउट है, अभी वो किस तरह ऑपरेट है और किस मैकेनिकली है, तो इलेक्ट्रिकली करने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए होंगे, क्या इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की जाए, किस पावर सप्लाई पे कितने गियर चलाए जा सकते हैं या उसके लिए क्या बेटर किया जाए जिससे वो सिस्टम अच्छे से चल पाए। यार्ड में पीआरसी स्लीपर है कि वुडन स्लीपर्स है, जिस पे हम लोगों का कौन सा सिस्टम कंफर्टेबल होगा। ब्लॉक सेक्शन कितनी डिस्टेंस है, उसमें कौन सा वर्किंग की जाए तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। अगर पास सेक्शन है तो ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है, ट्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से कितनी इस सेक्शन में ट्रेन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्वे टीम इस चीज़ को डिसाइड करेगी। सर्वे जो सिग्नलिंग की सर्वे टीम होगी वो रिले बड़े यार्डों में कौन सी रूट रिले इंटरलॉकिंग लगानी है या ईआई लगानी है, कौन सी कंफर्टेबल होगी, किस तरह से कनेक्ट करना है, उसको एंड पैनल बनाना है कि सेंट्रल पैनल बनाना है, मेन ईआई सेंट्रल ईआई के रूप में कमीशन करना है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई के रूप में कमीशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारा डिसीजन यार्ड के सर्वे के हिसाब से, सेक्शन के सर्वे के हिसाब से पहले नोट डाउन कर लिया जाता है, फिर उसको कंपाइल करके डिसाइड किया जाता है कि कौन सा वर्क किस डिपार्टमेंट को करना है और कितने एक्सपेंडिचर में ये वर्क होके काम बेटर हो जाएगा। इसका मैंने एक वो बनाया हुआ कि पहले किस किस तरह से काम करना होगा। पहले सभी डिपार्टमेंट सर्वे करेंगे, अपना डाटा कलेक्ट करेंगे अपने डिपार्टमेंट से संबंधित डाटा को, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट करके कंपाइल करके सेक्शन पे डिसाइड होगा कि इस स्टेशन पे ये चीज़ लगा दें, अगर हम लोग ये ब्लॉक वर्किंग कर दें, इस टाइप की इंटरलॉकिंग कर दें, ये कम्युनिकेशन दे दें, ये ड्यूल डिटेक्शन लगा देने से फेलियर्स कंट्रोल हो जाएंगे, साथ ही साथ ड्यूल डिटेक्शन भी लगा दें, ये पैनल लगा दें तो ऑपरेटिंग स्टाफ जल्दी नॉन कोऑपरेटिव टाइप के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा दें तो रनिंग स्पीड ट्रेनों की बढ़ जाएगी। सेक्शन छोटे कर दें या बीच में आईबीएस लगा लेंगे, सारी चीज़ें सर्वे में डिसाइड हो जाती हैं। फिर वो सर्वे कंपाइल होके स्टेशन वाइज टेक्निकल स्टाफ को जाता है, टेक्निकल स्टाफ के माध्यम से सभी उसको जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, वो सैंक्शन होते हुए उच्च अधिकारियों तक जाता है। उसके बाद वर्क एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है, वर्क स्टार्ट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन कमीशनिंग के पहले संबंधित डिपार्टमेंट लेआउट से संबंधित या इंटरलॉकिंग से संबंधित या ब्लॉक वर्किंग से संबंधित अगर सीआरएस सैंक्शन कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के अब सैंक्शन की आवश्यकता होती है, जिसकी वैलिडिटी एक बार सैंक्शन लेने पर उसकी वैलिडिटी 1 ईयर या 12 महीने होती है। उसको लेने के बाद ही वो स्टेशन नए सिस्टम के साथ कमीशन किया जा सकता है। जब तक सीआरएस सैंक्शन नहीं मिलेगी वो इंस्टॉल करके उसी अवस्था में पड़ा रहेगा जब तक
CIS सेंक्शन मिलने के बाद नया वर्क कमीशन कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। नए सिस्टम पे ट्रेनें चलती रहेंगी, जिसके कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद CIS आके उसका इंस्पेक्शन कर सकता है कि जैसी मैंने सेंक्शन दी थी उसी लेवल का, उसी को आधार बना के वही एज इट इज़ काम किया गया या नहीं किया गया, या वही ब्लॉक वर्किंग है या वही इंटरलॉकिंग है जो उसने अपने सेंक्शन में लिखी थी, इसको चेक करने वो आ सकता है। जिसकी सेंक्शन मिलने के बाद 12 महीने के बाद डिवीज़न द्वारा गिवन नोटिस भी दिया जाता है, वो NI करने के लिए होता है। NI के बाद हम अपने सिस्टम को कमीशन कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए CIS सेंक्शन की आवश्यकता है, किस चीज़ के लिए नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए अगर टाइप ऑफ, जैसे मैकेनिकल लिफ्टिंग बिहेवियर से हम लोग इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बिहेवियर कर रहे हैं तो CIS सेंक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गियर तो लेवल क्रॉसिंग ही रहेगा। उस केस में हम लोग अपने PHOD से भी सेंक्शन लेके उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजर यार्ड मॉडिफिकेशन हुआ, अल्ट्रेशन हुआ, किसी भी अल्ट्रेशन या एडिशनल वर्क के लिए, एक्सटेंशन के लिए हमें CIS सेंक्शन की आवश्यकता है, और CIS सेंक्शन मिलने के बाद ही हम उस वर्क को कमीशन कर सकते हैं, ट्रेन मूवमेंट के लिए चालू कर सकते हैं। जिसको मैंने पूरे सर्वे के बाद से कैसे लास्ट तक कमीशन करते हैं वो इस फिगर के माध्यम से, लेआउट जो मैंने ये फिगर दिया है इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंटेशन का है, किस तरह से रेलवे की प्रणाली चलती है, नए नए सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, ये मैंने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताया। धन्यवाद।